आज हम भारत की जमीन के नीचे छिपी दौलत की कहानी में उतर रही हैं। और ये कोई पुरानी धूल भरी कहानी नहीं है। ये कहानी कोयले और लोहे से शुरू होकर लिथियम और भविष्य के खनिजों तक जाती है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी चर्चा की जो बुनियाद है हाँ, वो है लेटेस्ट इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023। अच्छा। और इसके जो आंकड़े हैं वो जनवरी 2025 में ही जारी हुए हैं। मतलब हम जो भी बात करेंगे वो सबसे ताज़ा और पुख्ता जानकारी होगी। तो हमारा मकसद इन आंकड़ों के ढेर में से वो जरूरी बातें निकालना है जो भारत की तरक्की की दिशा दिखा रही हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं तो ये कितनी तरह के होते हैं? हाँ, इसे समझने का एक बहुत सीधा तरीका है। आप इन्हें दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है धात्विक यानी मेटालिक मिनरल्स, जिनमें धातु होती है। जी। और दूसरी टीम है अधात्विक यानी नॉन मेटालिक, जिनमें धातु नहीं होती। ठीक है, ये तो आसान है, धात्विक और अधात्विक। लेकिन धात्विक में भी तो लौह अयस्क और तांबा दोनों आते हैं। ये तो काफी अलग है। आपने सही नस पकड़ी। इसीलिए धात्विक टीम के अंदर भी कह सकते हैं दो सब टीमें हैं। जी। एक है लौह या फेरस, जिसका कप्तान लोहा है। आयरन और मैंगनीज ये सब। बिल्कुल। और दूसरी सब टीम है अलौह या नॉन फेरस। इसमें वो सभी धातुएं हैं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, सोना, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। जी। समझ गए। और अधात्विक टीम में क्या क्या है? अधात्विक टीम भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक तरफ तो है ईंधन खनिज यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो देश को ऊर्जा देते हैं। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ है बाकी सब, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और यहां तक कि हीरा भी। और यहीं पर एक मजेदार बात है। क्या? अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा अधात्विक खनिज मिलता है, तो ज्यादातर लोग कोयला सोचेंगे, पर जवाब है चूना पत्थर। अच्छा, सीमेंट वाला पत्थर। चलिए, भारत की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी पर आते हैं, लौह अयस्क और कोयला। पहले लोहे की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ भंडारों को देखें, मतलब जमीन के नीचे कितना माल दबा पड़ा है, तो कौन से राज्य टॉप पर है? भंडारण के मामले में लिस्ट बिल्कुल साफ है। नंबर 1 पर है ओडिशा। देश के आधे से ज्यादा भंडार वहीं हैं। आधे से ज्यादा? वाओ। जी। दूसरे पर झारखंड और तीसरे पर छत्तीसगढ़। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। लेकिन भंडार होना एक बात है और उसे जमीन से निकालना दूसरी। तो जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो क्या यही क्रम रहता है? यहीं पर कहानी में पहला दिलचस्प मोड़ आता है। उत्पादन में ओडिशा तो अपनी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ छलांग लगा के आ जाता है और कर्नाटक तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है। एक मिनट, ये क्या हुआ? झारखंड कहाँ गया? झारखंड, जिसके पास दूसरे सबसे बड़े भंडार हैं, वो उत्पादन में टॉप 3 से बाहर हो जाता है। ये तो अजीब है। मतलब छत्तीसगढ़, जिसके पास झारखंड से कम भंडार है, वो उससे कहीं ज्यादा लोहा निकाल रहा है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कहानी है। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ खनन के लिए बहुत कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियां बनाई हैं। वो अपने भंडारों का इस्तेमाल बहुत असरदार तरीके से कर रहे हैं। तो ये होने और करने का फर्क है। बिल्कुल, संसाधन होना ही काफी नहीं है, उसे निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए। सही बात है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा सबक है। क्या यही पैटर्न हमें कोयले में भी देखने को मिलता है? चलिए देखते हैं। कोयले के भंडारण में टॉप 3 राज्य लगभग वही हैं। नंबर 1 पर उड़ीसा, 2 पर झारखंड और 3 पर फिर से छत्तीसगढ़। और उत्पादन में मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, क्या यहाँ भी छत्तीसगढ़ छलांग लगाता है? बिल्कुल। उत्पादन में उड़ीसा फिर से नंबर 1 पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक बार फिर झारखंड को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ जाता है। और झारखंड तीसरे पर? जी, और झारखंड तीसरे पर खिसक जाता है। कमाल है। तो ये छत्तीसगढ़ की छलांग कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि एक तय पैटर्न है। मतलब याद रखना आसान हो गया, लोहा हो या कोयला, उत्पादन में छत्तीसगढ़ अपनी भंडारण रैंक से हमेशा एक कदम आगे है। और इन आंकड़ों में एक दो छोटी मगर जरूरी बातें और हैं। लौह अयस्क में हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो हेमेटाइट अयस्क का है। अच्छा, इसकी और भी किस्में होती हैं? हाँ, एक और किस्म होती है मैग्नेटाइट, जिसके सबसे ज्यादा भंडार कर्नाटक में है। और कोयले में एक खास किस्म है लिग्नाइट, जिसके भंडारण और उत्पादन दोनों में तमिलनाडु का एक छत्र राज है। ठीक है, तो लोहा और कोयला तो हो गई देश की स्टील और एनर्जी की बुनियाद। लेकिन जब हम बाकी उद्योगों की तरफ देखती हूँ, जैसे घर बनाने से लेकर हवाई जहाज तक, तो एल्यूमिनियम और सीमेंट का नाम आता है, यानी बॉक्साइट और चूना पत्थर। वहाँ क्या तस्वीर है? बॉक्साइट के मामले में तस्वीर बहुत सीधी है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है।
भंडारण हो या उत्पादन, दोनों में ओडिशा देश का निर्विवाद राजा है। दोनों में? जी हाँ, दोनों में। देश का लगभग 75% बॉक्साइट अकेले उड़ीसा से आता है। यानी उड़ीसा सिर्फ लोहे कोयले का ही नहीं, बॉक्साइट का भी पावर हाउस है। और चूना पत्थर का क्या? वहां भी कोई एक ही चैंपियन है? नहीं, चूना पत्थर की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ भंडारण का चैंपियन कर्नाटक है, लेकिन जब उत्पादन की बात आती है तो राजस्थान बाजी मार लेता है। वो भी बहुत बड़े अंतर से? हाँ, बहुत बड़े अंतर से। पर ऐसा क्यों? मतलब सबसे ज्यादा कच्चा माल कर्नाटक में है, पर उसे इस्तेमाल राजस्थान कर रहा है। इसका सीधा संबंध वहां मौजूद इंडस्ट्रीज से है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। जहां इतनी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री होगी, जो चूना पत्थर की सबसे बड़ी खरीदार है, वहां खनन भी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये डिमांड और सप्लाई का सीधा कनेक्शन है। और क्या यहाँ भी छत्तीसगढ़ का कोई रोल है? हमने जो पैटर्न देखा था। आपने सही याद दिलाया। एक और दिलचस्प पैटर्न यहां नजर आता है। बॉक्साइट और चूना पत्थर दोनों के ही उत्पादन में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। अरे वाह, तो ये तो याद रखने का एक और शॉर्टकट बन गया। लोहा कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरा और बॉक्साइट चूना पत्थर उत्पादन में चौथा। ये पैटर्न सच में आंकड़ों को समझने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अब जरा उन खनिजों की तरफ चलते हैं जिनमें विरोधाभास और एकाधिकार की कहानियां छिपी हैं। शुरुआत सोने से करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सोने का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? कर्नाटक, केजीएफ की वजह से। सही। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश का लगभग 43% सोना बिहार की जमीन के नीचे है। बिहार में? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो लगभग सारा सोना 99% से भी ज्यादा कर्नाटक से ही निकल रहा है। ये क्या पहेली है? तिजोरी बिहार में है पर सोना कर्नाटक से निकल रहा है। ये पहेली भारत की पूरी खनिज कहानी का सार है। संसाधन होना एक बात है और उसे निकालने की तकनीक, पूंजी और नीतियां होना बिल्कुल दूसरी। कर्नाटक की कोलार जैसी खदानें सदियों से सक्रिय हैं। वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और बिहार के भंडारों के साथ क्या चुनौती है? बिहार के भंडार अपेक्षाकृत नई खोज हैं। उन्हें विकसित करने के लिए बहुत बड़े निवेश, अत्याधुनिक तकनीक और कह सकते हैं कई सालों के सब्र की जरूरत होगी। तो कह सकती हूँ कि तिजोरी तो मिल गई है, पर उसकी चाबी बनाने में अभी वक्त लगेगा। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। बहुत दिलचस्प। क्या चांदी की कहानी भी इतनी ही घुमावदार है? नहीं, चांदी का मामला बिल्कुल सीधा साधा है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। भंडारण और उत्पादन दोनों में राजस्थान ही नंबर 1 है। चांदी मतलब राजस्थान, ठीक है। अब कुछ ऐसे खनिजों की बात करते हैं जो शायद कम मात्रा में मिलते हैं, पर उनका महत्व बहुत ज्यादा है, जैसे हीरा, टिन और तांबा। हीरे की कहानी भी एकाधिकार वाली है। इसके भंडार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में पाए गए हैं। लेकिन उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश से होता है, पन्ना की खदानों से। बिल्कुल सही। वो देश का अकेला उत्पादक है। और टिन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लगभग यही कहानी। टिन के भंडार हरियाणा और छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर आज भारत में किसी को टिन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, छत्तीसगढ़। मतलब वही देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। जी। और तांबे में क्या ट्विस्ट है? तांबे में भी एक ट्विस्ट है। देश में सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान के पास हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। तो इन तीनों में एक कॉमन थीम है। या तो कोई एकमात्र उत्पादक है या फिर भंडार और उत्पादन के चैंपियन अलग अलग राज्य हैं। चलिए अब देश की ऊर्जा की टोकरी को खंगालते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम से शुरू करते हैं। यहां भी हमें सोने जैसा ही विरोधाभास देखने को मिलता है। सबसे बड़े भंडार झारखंड में है, लेकिन उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े ईंधन पर, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। यहाँ की तस्वीर कैसी है? यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे मैं अपतटीय नियम या दी ऑफशोर रूल कहता हूँ। दी ऑफशोर रूल? ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर तेल और गैस से जुड़े किसी भी सवाल के विकल्पों में अपतटीय यानी ऑफशोर दिया है तो ज्यादातर मामलों में वही सही जवाब होगा। अच्छा। चाहे भंडारण की बात हो या उत्पादन की। हमारे समुद्र के नीचे के भंडार जमीन पर मौजूद भंडारों से कहीं कहीं ज्यादा हैं। ये तो बहुत ही काम का नियम है। लेकिन अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें जिन्हें ऑनशोर कहते हैं, तो वहां क्या स्थिति है? राज्यों में भी एक दिलचस्प पैटर्न है। भंडारण के मामले में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए क्रम एक ही है। नंबर 1 असम, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 गुजरात। और उत्पादन में क्या यहाँ भी क्रम बदलता है?
हाँ, उत्पादन में कहानी थोड़ी बदल जाती है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, लेकिन जब प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात आती है तो असम बाजी मार लेता है। तो भंडारण का ऑर्डर कॉमन है, पर प्रोडक्शन में राजस्थान तेल पर और असम गैस पर फोकस करता है। अब उस चीज पर आते हैं जिसे सफेद सोना कहा जा रहा है, लिथियम। लिथियम आज के दौर का शायद सबसे रणनीतिक खनिज है। यह हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर बैटरी की जान है, और भारत में से लेकर एक खामोश क्रांति हो रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 59 लाख टन का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। 59 लाख टन, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या ये भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है? ये भारत को दुनिया की लिथियम मैप पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। ये खोज हमें आयात पर, खासकर चीन पर, हमारी निर्भरता कम करने का एक सुनहरा मौका देती है। लेकिन क्या इस भंडार को खोजना और उसे इस्तेमाल के लायक बनाना एक ही बात है? सोने वाले विरोधाभास की तरह यहाँ भी कोई चुनौती है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रियासी का लिथियम हार्ड रॉक फॉर्मेट में है, जिसे निकालना और प्रोसेस करना काफी जटिल और महंगा होता है। तो हाँ, खजाना मिल गया है, लेकिन उसे बाहर निकालने का रास्ता बनाना अभी बाकी है। लिथियम का जिक्र आते ही एक और शब्द दिमाग में आता है, क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्या बला है? क्रिटिकल मिनरल्स को आप अर्थव्यवस्था के विटामिन समझ सकती हैं। विटामिन, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जैसे हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उनकी कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वैसे ही ये खनिज हैं। आपको फाइटर जेट बनाने के लिए टन भर टाइटेनियम नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ ग्राम भी कम पड़ गया तो इंजन नहीं बनेगा। सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब इन विटामिन पर निर्भर हैं। तो क्या भारत के पास ये जरूरी विटामिन हैं? यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने करीब 30 खनिजों को क्रिटिकल माना है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इनमें से ज्यादातर के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, और उस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आता है। तो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई नियम कानून भी होंगे? इन खनिजों का मालिक कौन होता है? नियम काफी सीधा है। अगर खनिज किसी राज्य की सीमा के अंदर मिलता है तो उस पर राज्य सरकार का हक होता है, और अगर समुद्र में मिलता है तो उस पर केंद्र सरकार का। और वो कौन से बड़े संस्थान हैं जो इस पूरे क्षेत्र की देखरेख करते हैं? कुछ बड़े नाम हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, जो खनिजों की खोज करता है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो यानी IBM, जो खनन को रेगुलेट करता है, वो नागपुर में है। और फिर नाल्को जैसी कंपनियां हैं जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। मैंने एक और नाम सुना है, काबिल। KABIL। ये क्या काम करता है? काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, भारत की एक बहुत ही स्मार्ट पहल है। इसका काम भारत में खनिज खोजना नहीं है। तो फिर? इसका काम है दुनिया भर में जाकर भारत के लिए रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट की खादानों को खोजना या उनमें हिस्सेदारी लेना। अरे वाह! मतलब अगर हमारे देश में कोई विटामिन नहीं मिल रहा तो ये टीम उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर लाएगी। ये तो भारत की एक तरह से ग्लोबल ट्रेजर हंट टीम हुई। हाँ, ग्लोबल ट्रेजर हंट टीम। इससे बेहतर तरीके से काबिल के काम को नहीं समझाया जा सकता। वाह! तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो आपके हिसाब से वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात है ओडिशा का दबदबा। पारंपरिक खनिजों में वो एक असली पावर हाउस है। दूसरी, छत्तीसगढ़ का अनोखा पैटर्न, जो हमें सिखाता है कि सिर्फ भंडार होना काफी नहीं, उन्हें निकालने की क्षमता विकसित करना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, सोने और यूरेनियम जैसे विरोधाभास। और चौथा, तेल और गैस के लिए वो आसान सा अपतटीय नियम। और मेरे लिए जो सबसे जरूरी बात है, पांचवी, वो है भविष्य पर नजर। लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ खनिज नहीं हैं, ये भारत की आने वाली आर्थिक और सामरिक सुरक्षा की चाबी हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन के नीचे दबी भारत की महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। और इसी के साथ हम एक अंतिम विचार के साथ अपनी चर्चा समाप्त कर सकते हैं। भारत की खनिज कहानी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। ये कहानी अब सिर्फ मात्रा से, यानी कितने मिलियन टन कोयला निकाला, से हटकर रणनीतिक मूल्य की ओर जा रही है। मतलब, क्या हम वो कुछ ग्राम कोबाल्ट और लिथियम हासिल कर पाएं जो हमारी टेक्नोलॉजी को चलाएगा? तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारी जमीन के नीचे क्या है, बल्कि ये है कि हम अगली सदी के विकास के लिए उसे कितनी समझदारी और स्थिरता के साथ जमीन के ऊपर लाते हैं।